गुरु ग्रंथ साहब के 3 स्वरूपों को केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और वी मुरलीधर ने स्वयं विमान तल पर सम्मान के साथ किया ग्रहण। तालिबान ने अमेरिका को धमकाया, 31 अगस्त तक वापस बुला लें सभी सैनिक, वरना परिणाम भुगतने को रहें तैयार। बढ़ते तनाव के बीच G7 देशों की भी आज अफगानिस्तान के मुद्दे पर बैठक। तालिबान द्वारा मानवाधिकारों के लगातार हो रहे हनन पर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की भी बैठक। दुनिया भर में दूसरा सबसे अधिक मांग वाला विनिर्माण गंतव्य बना भारत। कुशमैन एंड वेटफील्ड के 2021 ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स में भारत का शानदार प्रदर्शन। देश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हो रही बढ़ोतरी को भी रिपोर्ट में किया गया रेखांकित। महाराष्ट्र में केंद्रीय मंत्री नारायण राणे की जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान शिवसेना और भाजपा कार्यकर्ताओं में भिड़ंत। भाजपा ने नारायण राणे के खिलाफ एफआईआर को बताया अलोकतांत्रिक। नारायण राणे ने कहा प्राथमिकी दर्ज होने की नहीं है जानकारी। और टोक्यो में पैरालंपिक खेलों की आज से होगी शुरुआत। 54 एथलीट करेंगे भारत का प्रतिनिधित्व। एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता टेकचंद होंगे भारतीय दल के ध्वजवाहक। और सबसे पहले बड़ी खबरों पर नजर। अफगानिस्तान से 25 भारतीय समेत 78 नागरिक देश आ चुके हैं। बड़ी संख्या में लोग हाथों में झंडे, बैनर और पोस्टर लेकर अफगानिस्तान से लौटे लोगों का स्वागत करने पहुंचे। भारतीय नागरिकों का AI 1956 उड़ान दुशांबे से दिल्ली पहुंचा। इन लोगों को वायुसेना के विमान से काबुल लाया गया था। अफगानिस्तान के यात्रियों को लेकर दिल्ली आए विशेष विमान के जरिए श्री गुरु ग्रंथ साहिब की 3 प्रतियां भारत पहुंच गई हैं। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन और भाजपा नेता आरपी सिंह ने दिल्ली हवाई अड्डे पर काबुल से लाई गई श्री गुरु ग्रंथ साहिब की 3 प्रतियों को ग्रहण किया। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने लोगों की सुरक्षित वापसी के लिए पीएम मोदी को धन्यवाद कहा। उन्होंने कहा कि बाकी लोगों की सुरक्षित निकासी के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। Thanking the Honorable Prime Minister who has made it possible to carry out these rescue operations to bring our brethren who are in difficult circumstances there. Or arrangements are also being put in place for the remaining people. We are in constant touch with them, and I want to compliment the Ministry of External Affairs, my friend Jaishankar ji, Muralidharan ji, for having implemented this. और वहीं विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने कहा है कि सरकार ने जो अफगान सेल खोला है उसमें जो भी लोग व्हाट्सएप, ईमेल या फोन कर संपर्क करेंगे, सरकार उनका प्रयास करेगी कि उन सभी को वापस लाने की कोशिश रहेगी। Anyone who desires to come to India, Indian nationals, and in addition the Sikh brothers, they are all we'll bring them to India. वहीं दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के अध्यक्ष मनजिंदर सिंह सिरसा ने लोगों से अफगानिस्तान से सुरक्षित वापसी पर भारत सरकार को धन्यवाद कहा है। आज गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के 3 पावन स्वरूप जो कि अफगानिस्तान काबुल से वाया दुशांबे यहाँ पहुँचे हैं, हम सभी दिल्ली से गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के लोग गुरु साहब के पावन स्वरूपों को यहाँ पे
रिसीव करने के लिए पहुंचे हैं। हमें इस बात की तसल्ली है कि हमारे भाई भी सुरक्षित पहुंचे और गुरु साहब के स्वरूप भी सुरक्षित पहुंचे हैं, जिसके लिए मैं भारत सरकार का धन्यवाद करता हूं। उस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मेघना हमारे साथ जुड़ गई हैं। मेघना, जो लोगों की वापसी है, जो अफगानिस्तान से निकलकर आना चाहते हैं, उनको लेकर क्या अपडेट इस वक्त? मेघना, क्या आप मेरी आवाज सुन सकते हैं? मेघना, क्या आप मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? लगता है हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। फिलहाल हम कोशिश करेंगे उनसे संपर्क करने की। और अफगानिस्तान की पॉप स्टार आर्याना सईद ने कहा है कि सुपर पावर देशों के सैनिकों का अचानक से तालिबान से छुटकारा पाना चौंकाने वाला है। उन्होंने उम्मीद व्यक्त की कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय अपने फंड में कटौती करेगा और पाकिस्तान को फंड नहीं देगा, ताकि तालिबान को फंड करने के लिए उनके पास पर्याप्त पैसा न हो। Blame Pakistan because it's not, it's by now over the years we've seen, videos, we've seen evidence, we have evidence that Pakistan is behind, empowering Taliban. Absolutely. Every time our government, would catch a Talib, they would see the identification and it would be a Pakistani person, so it's very obvious that it's them, and I do blame them, and I hope that they back off and they don't interfere in the politics in Afghanistan anymore. और अफगान संकट पर चर्चा करने के लिए आज G7 देशों की अहम बैठक हो रही है। वर्चुअल माध्यम से हो रही इस बैठक में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन सहित सभी सदस्य देशों के नेता भाग लेंगे। ये नेता अफगान नीति पर अपना करीबी समन्वय जारी रखने और अपने नागरिकों, सहायक अफगानों और अन्य कमजोर अफगान नागरिकों को सुरक्षित निकालने पर चर्चा करेंगे। G7 देशों के नेता अफगान शरणार्थियों को मानवीय सहायता और सहयोग प्रदान करने की योजनाओं पर भी विचार विमर्श करेंगे। और अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन पर विचार करने के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद आज विशेष सत्र का आयोजन करेगी। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि 89 देशों के अनुरोध पर यह सत्र आयोजित किया जा रहा है। विशेष सत्र बुलाने के लिए परिषद के 47 सदस्य देशों से 1/3 देशों का समर्थन आवश्यक है। संयुक्त राष्ट्र की अस्थायी सूची के अनुसार ब्रिटेन और फ्रांस ने सत्र बुलाने के लिए प्रस्ताव का समर्थन किया है, जबकि चीन और रूस समर्थन नहीं कर रहे हैं। अमेरिका इस प्रस्ताव के समर्थक देशों में शामिल नहीं है। अमेरिका का दर्जा पर्यवेक्षक देश के रूप में है। और वहीं अफगानिस्तान के भविष्य और उस क्षेत्र में सीमा पर आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले किसी भी बुनियादी ढांचे को लेकर ब्रिक्स के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की आज बैठक होने वाली है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि बैठक का एजेंडा इस साल ब्रिक्स की अध्यक्षता के लिए भारत द्वारा चुनी गई समग्र प्राथमिकताओं के अनुरूप है, जिसमें आतंकवाद विरोधी सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा शामिल है। पिछले महीने ब्रिक्स काउंटर टेररिज्म वर्किंग ग्रुप की 6ठी बैठक भारत की अध्यक्षता में 28 से 29 जुलाई को हुई थी। और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के से ब्रिक्स आतंकवाद रोधी कार्य योजना को अपनाने की उम्मीद है, जो अगले महीने की शुरुआत में भारत की अध्यक्षता में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के प्रमुख एजेंडों में से एक होगा। वहीं अमेरिका ने पिछले 24 घंटे में युद्धग्रस्त अफगानिस्तान से 10,000 से अधिक लोगों को बाहर निकाला है। एक वक्तव्य में व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने बताया है कि लगभग 28 अमेरिकी सैन्य उड़ानों से काबुल से 10,400 लोगों को लाया गया है और इस महीने की और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन अफगानिस्तान से लोगों को निकालने के प्रयासों में
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से सहमत हो गए हैं। अफगानिस्तान संकट पर चर्चा के लिए G7 नेताओं की आपात बैठक से पहले उन्होंने बातचीत की। दोनों नेताओं ने अफगानिस्तान से लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए मिलकर काम करने पर समझौता किया। इसमें 31 अगस्त के बाद भी लोगों को निकाला जाएगा, जबकि अमेरिकी योजनाबद्ध वापसी का आरंभिक चरण तब तक समाप्त होने वाला है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के प्रवक्ता ने कहा है कि दोनों नेताओं ने अफगानिस्तान में स्थिरता लाने, अफगान लोगों का समर्थन करने और समावेशी और प्रतिनिधि अफगान सरकार की दिशा में काम करने के लिए G7 और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालय व्हाइट हाउस ने एक बयान में कहा है कि राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रधानमंत्री जॉनसन ने G7 नेताओं की आभासी बैठक की योजना पर चर्चा की। बयान में अफगानिस्तान नीति पर आम राय बनाने के लिए मौजूदा हालात के प्रबंधन में सहयोगियों और भागीदारों के साथ घनिष्ठ समन्वय के महत्व पर का उल्लेख किया गया। तो आखिर क्या है स्थिति इस वक्त और कैसे इसका विश्लेषण किया जा सकता है और क्या अपडेट्स हैं इस पे? ज़्यादा जानकारी और विश्लेषण के लिए हमारे साथ हमारी संवाददाता मेघना देव हमारे साथ जुड़ रही हैं और हमारे साथ प्रोफेसर स्वर्ण सिंह भी जुड़ रहे हैं, जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज से जुड़े हुए हैं। मेघना, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूँगा, क्या इस वक्त का अपडेट है जहाँ तक इवैक्यूएशन की बात है? मेघना, आप क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? सबसे पहले तो आपको बता दूं, मैं यहाँ पर न्यू महावीर नगर में जो गुरुद्वारा है, जहाँ पर आज जो काबुल से 3 गुरु ग्रंथ साहिब के स्वरूप लाए गए थे वो यहाँ पर ला दिए गए हैं और पूरे रीति रिवाज से जैसे लाया जाता है वो ला दिए गए हैं यहाँ पर। और उसके साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफी संगत जुटी हुई है, लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं। ये वो ही 3 स्वरूप हैं जिन्हें काबुल से नई दिल्ली लाया गया है और यहाँ पर लोगों में काफी खुशी है और लोगों का ये भी कहना है कि और भी जो स्वरूप वहाँ अफगानिस्तान में रह गए हैं, जो बाकी की संगत जब उन्हें दिल्ली लाया जाएगा, जब उन्हें भारत लाया जाएगा, तो वो संगत भी वो जो अन्य स्वरूप जो वहाँ बच गए हैं गुरु ग्रंथ साहिब के, उन्हें भी यहाँ लाया जाएगा। फिर और कई लोगों से बात करने के बाद हमें यह भी पता चलता है कि पहले भी जो गुरुद्वारों पर अटैक हुए थे, जो माइनॉरिटीज पर अटैक हुए थे और अभी जिस तरीके के वहाँ हालात है, काबुल में जिस तरीके के हालात बिगड़ते जा रहे हैं, ऐसी परिस्थिति में लोगों का ये कहना है कि अभी भी वहाँ पर जो दहशत है वो बरकरार है, जिसके कारण सभी लोग काबुल छोड़कर भारत वापस आना चाहते हैं, अफगानिस्तान से भारत वापस आना चाहते हैं। तकरीबन जितने लोगों को आज लाया गया है, जो सुबह AI 1956 जो एयर इंडिया की फ्लाइट आई थी, उस फ्लाइट में जो लोग थे उनमें से कुछ इंडियन नेशनल्स थे, तकरीबन 25 इंडियन नेशनल्स थे और बाकी जो थे वो अफगानिस्तान के नेशनल्स थे, लेकिन वो सिख कम्युनिटी के हैं, वो माइनॉरिटीज हैं वहाँ के जो आए हैं, उन्हें एयरफोर्स के विमान से वहाँ काबुल से, क्योंकि काबुल में जो सिविलियन विमान है, वो जो कमर्शियल विमान है वो नहीं जा सकते हैं हामिद करजा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, तो वहां से एयरफोर्स का जो विमान है वो उन्हें उठा के वहां से ले गया दुशानबे और दुशानबे से फिर जो सिविलियन जो कमर्शियल फ्लाइट है वो उन्हें लेकर नई दिल्ली पहुंचाया है। और ऐसा माना जा रहा है कि आज शाम को और कल भी कुछ फ्लाइट्स आएंगी, क्योंकि कई लोग अभी भी एयरपोर्ट के अंदर पहुंचने में जो सफल हो चुके हैं वो एयरपोर्ट के अंदर पहुंचे हुए हैं। कई संगत जो है अभी भी आनी बाकी है और माना जा रहा है कि जो और गुरु ग्रंथ साहिब के जो स्वरूप वहां पर है उन्हें भी जो अगली संगत आएगी वो उन्हें लेकर आएगी। तो रिपैट्रिएशन मिशन के साथ साथ लोगों के जिस तरीके के हम देख सकते हैं जो धार्मिक इंटरेस्ट हैं उनको भी प्रिजर्व करने की कोशिश की जा रही है और लोग जिस तरीके से आ रहे हैं और साथ ही
जैसा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स विदेश मंत्रालय ने कहा था कि वो डायरेक्ट कांटेक्ट में है, डायरेक्ट बातचीत के टर्म्स में है, जो वहाँ के जो लोग हैं उनसे, जो वहाँ के सिख कम्युनिटी है, जो वहाँ के हिंदूज हैं उनसे डायरेक्ट टच में है। तो ऐसी परिस्थिति में जो है कई लोगों का अभी भी आना बाकी है और जहाँ तक बताया जा रहा है कि कई लोग अभी आगे भी आने वाले हैं और काफी लोग एयरपोर्ट के अंदर भी पहुंच चुके हैं। मेघना, जिस तरह से भारत न सिर्फ अपने नागरिकों को बल्कि दूसरे भी जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी भी मदद के लिए आगे आ रहा है, तो एक मानवता के नज़रिए से भी एक बड़ा जो है इसका संदेश जाता है। क्या इस वक्त ये कहा जा सकता है कि क्या जो एग्जैक्ट नंबर हैं, क्या वो सही संख्या है जिन लोगों को अभी भारतीयों को लाना है, क्या इसकी पूरी पड़ताल हो पाई है अब तक? देखिए, जिस तरीके से ओपी हम जानते हैं, जो स्पेशल अफगानिस्तान सेल बनाया गया था विदेश मंत्रालय के द्वारा, उसके जो हमें सूत्र बता रहे हैं कि हजारों की संख्या में कॉल्स, हजारों की संख्या में व्हाट्सएप मैसेजेस और हजारों मेल्स आए हैं जिनके जवाब दिए जा रहे हैं और जो डेटाबेस है वहां पर उसको अपडेट किया जा रहा है। जो डेटाबेस है, इंडियन नेशनल्स का डेटाबेस काफी हद तक हमारे पास है, लेकिन जो और भी लोग आ रहे हैं जो वीजा लेकर आना चाहते हैं, जो इमरजेंसी वीजा लेकर आना चाहते हैं, उसके लिए भी जो सहायता है वो स्पेशल अफगानिस्तान सेल प्रोवाइड कर रहा है। चूंकि हम जानते हैं कि अब जो सिचुएशन है वहां पर इमरजेंसी की सिचुएशन है, तो ऐसी परिस्थिति में ज्यादा से ज्यादा कोशिश की जा रही है कि जो लोग हैं वहां पर आसानी से जा सके और आसानी से पहुंच सके। और एक और चीज है, जो स्पेशल अफगानिस्तान सेल है वो लोगों को ये भी गाइड कर रहा है कि आप किस तरह से एयरपोर्ट तक पहुंचे, कब पहुंचे और कैसे वहां से आप आ सकें। तो आज काफी लोग आए हैं, हालांकि अभी काफी लोग जो आए हैं वो एयरपोर्ट के अंदर ही हैं, उनके आरटीपीसीआर टेस्ट होने वाले हैं और उसके बाद वो वहां से वो बाहर आ सकेंगे और फिर हम उनसे बातचीत कर सकेंगे। लेकिन पिछले कुछ दिनों में भी जो लोग आए हैं उनसे हमने बातचीत की है और उनका कहना है कि वहां पर जो परिस्थितियां थी, काफी दिनों से लोग कोशिश कर रहे थे बाहर वहां काबुल से पहुंचने की एयरपोर्ट तक, तो उनकी कोशिश आखिरकार सफल हुई और बेशक लोग जो यहाँ आ गए हैं वो राहत की सांस ले रहे हैं। जी मेघना, बने रहे हमारे साथ। हमारे साथ प्रोफेसर स्वर्ण सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। ये बताएं प्रोफेसर स्वर्ण सिंह कि जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस पर प्रतिक्रिया दे रहा है, G7 की भी बैठक होने जा रही है, कितनी महत्वपूर्ण आप मानते हैं आने वाले भविष्य को लेकर? सबसे पहले तो ये संतुष्टि की एक खबर आई है कि राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के बीच में पहले से ही तालमेल हो गया कि ये 31 के बाद भी ये लगातार कोशिशें जारी रहेंगी, क्योंकि आप देखें सबसे पहले प्राथमिक जो जिम्मेदारी है सुरक्षा की हामिद करजाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की, वो अमेरिका के पास है। तो जब तक वहाँ बाहर से विमान लाने और लोगों को निकालने की एक हालात बनी रहेगी रक्षा सुरक्षा के अंतर्गत, तब तक उम्मीद भी बनी रहेगी। और मुझे लगता है कि G7 के ये सम्मेलन में अब ये इस तरह की बात जारी होगी सभी देशों की मिलकर, क्योंकि नेटो देशों का ही लगातार वहां आप देखें हाथ रहा है, पूरी कोशिश रही है करीब 20 साल तक कि वहां रक्षा सुरक्षा, लोकतंत्र का ढांचा, जड़ें कैसे मजबूत की जाएं, मानव अधिकारों को कैसे सुरक्षित किया जाए। तो सबसे ज्यादा जो जिम्मेदारी भी है और शायद दिलचस्पी भी है वो G7 देशों की है। और यदि वो देश मिलकर कहते हैं कि 31 के बाद भी लगातार कोशिश होती रहेगी, मुझे लगता है कि तालिबान को ये बात माननी पड़ेगी। लेकिन जिस तरह से तालिबान ने कहा है प्रोफेसर स्वर्ण सिंह, देशों को छोड़कर भारत शायद इकलौता देश है जो इतनी बड़ी रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहा है। अपने भारतीय नागरिकों के अलावा भारतीय मूल के लोग जो वहां अफगानिस्तान में उनको भी बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। बहुत से विद्यार्थी भारत में जो पढ़े हुए हैं वो अफगानिस्तान में वापस गए और वहां से निकल चुके हैं, उनको पता नहीं उनकी फैमिलीज कहाँ हैं। तो ये अफरा तफरी का माहौल लगातार मुझे लगता है कि खत्म होने वाला नहीं है जल्दी में, क्योंकि तालिबान अभी कोई सीधा संदेश नहीं दे पा रहा। कोई सरकार कब बनेगी, कैसे बनेगी, तालमेल से बनेगी, क्या सत्ता हस्तांतरण होगा, क्या साझेदारी होगी, इसके कोई संकेत सामने नहीं है। तो ये जो असमंजस का माहौल है मुझे लगता है ये बना रहेगा। इसके लिए जरूरी है कि 31 के बाद भी लोगों को बाहर निकालने की कम से कम उम्मीद बनी रहे। और भारत का हमेशा से ये लेकिन प्रोफेसर स्वर्ण सिंह योगदान रहा है कि खाड़ी के देशों में भी जब भी युद्ध हुआ,
या और तनाव हुआ तो भारत हमेशा से न केवल अपने नागरिकों को बल्कि दूसरे देशों के नागरिकों को भी वहां से निकालता रहा है। तो वही जो तालमेल है वो विदेश मंत्रालय के अंतर्गत जो अफगानिस्तान सेल है वो कई दूसरे मंत्रालयों के साथ और कई एयर इंडिया के साथ, एयरफोर्स के साथ मिलकर कई लोग मिलकर ये लगातार ऑपरेशन कर रहे हैं और पहले भी कर चुके हैं। तो ये जो उम्मीद है मुझे लगता है कि ये बढ़ती है कि वहां लोग जो हैं जिनको डर है कि क्या होगा उनके भविष्य का, तो यदि 31 के बाद का एक संदेश आता है G7 देशों से कि वो कोशिश लगातार जारी रहेगी, तो मुझे लगता है कि तालिबान को उसको मानना होगा और कितने लोग बाहर वहां से निकलना चाहते हैं बिल्कुल वो उनको निकालने की व्यवस्था हो जाएगी। और उससे अलावा ये उम्मीद करते हैं कि साझेदारी हो सरकार में, ताकि जो वहां के जो अफसरशाही है, जो वहां के जैसे आपने कहा कि प्रोफेसर हैं, ऑफिसर्स हैं, ब्यूरोक्रेसी है, पॉलिटिशियंस हैं, जो वहां का प्रबंधन आज तक करते रहे हैं, उनको साथ लेकर तालिबान यदि चलता है तो वहां शांति और व्यवस्था होने की उम्मीद बनेगी। और यदि उनको साथ प्रोफेसर स्वर्ण सिंह, आप क्या मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? अस्थिरता हो सकती है और मानवाधिकारों का हनन हो सकता है, हिंसा हो सकती है। तो ये दो चीजें, एक तो समय जितना ज्यादा लगेगा सीधी बात सामने आने में कि क्या करना चाहते हैं तालिबान, किससे साझेदारी, प्रोफेसर स्वर्ण सिंह, क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? जल्दी बने तो अच्छा है। और उसके साथ साथ यदि 31 के बाद भी लगातार ये लोगों को निकालने का सिलसिला चला रहता है तो धीरे धीरे मुझे लगता है लोगों को एक साहस भी बनेगा, उम्मीद बनेगी कि यदि उनको लगता है कि उनका जीवन खतरे में है, प्रोफेसर स्वर्ण सिंह, जानमाल का नुकसान हो सकता है, तो उनको बाहर निकलने का रास्ता, हामिद करजाई अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जो है वो खुला है, रास्ता वो बंद नहीं हुआ है। तो इससे मुझे लगता है कि भारत जो एक तरह से सामने उदाहरण की तरह बनकर निकला है, उससे भारत की जो एक छवि है वो उभर के सामने आती है। और जी बिल्कुल मेघना, इस वक्त आपको लगता है कि जिस तरह से भारत कोशिशें कर रहा है, क्या आप सुन पा रहे हैं मेघना? मैं ये जानना चाह रहा हूं कि जिस तरह से वहां पे अभी इवैक्यूएशन की पूरी प्रक्रिया चल रही है, अब जिस तरह से तालिबान ने यह कहा है कि 31 अगस्त के बाद अमेरिकी सैनिक वहां नहीं होने चाहिए, और हम जिस तरह से जानते हैं कि जो एयरपोर्ट है, काबुल एयरपोर्ट, वही एक प्रमुख जरिया है और जो अमेरिकी सैनिकों के एक तरह से नियंत्रण में है, तो क्या आने वाली परिस्थितियां जब अगर इवैक्यूएशन की पूरी प्रक्रिया जारी रहती है और अमेरिकी सैनिक नहीं होते हैं, तो क्या उस पर एक बुरा असर पड़ता हुआ दिखाई देता है? देखिए, जो परिस्थिति बेशक ओपी जैसा आपने कहा कि जो सिचुएशन है एयरपोर्ट पे उसे कंट्रोल किया हुआ है यूएस पर्सनल जो ग्राउंड पे हैं उन्होंने, और कुछ नेटो फोर्सेस भी हैं, नेटो पर्सनल भी हैं जिन्होंने इस परिस्थिति को कंट्रोल किया हुआ है। और जो सिचुएशन है एयरपोर्ट पे, चूंकि हमने देखा था कि एक सिचुएशन थी जब एयर ट्रैफिक आउट ऑफ कंट्रोल था, एयर स्पेस आउट ऑफ कंट्रोल था, नॉटम इशू किया गया था जो कि एक नोटिस होता है एयरमैन के लिए कि आप ये एयर स्पेस ना यूज करें। तो ऐसी सिचुएशन वहां पर खड़ी हो गई थी और उसके बाद यूएस पर्सनल ने जो है वहां पर ग्राउंड पर जो सिचुएशन है उसको संभाला और पूरा एयरपोर्ट को ऑपरेशनलाइज किया, जिसके बाद ही यूएस हो, भारत हो, अन्य देश हो जिनके वहां पर लोग हैं, नेशनल्स हैं या अलाइज हैं, वो उन्होंने रिपैट्रिएशन एफर्ट्स को शुरू किया और उसके कारण रिपैट्रिएशन हो पा रहा है। और सबसे अहम सिचुएशन जो कि मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स विदेश मंत्रालय ने भी कहा था कि सबसे अहम चैलेंज है काबुल का हामिद करजाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का ऑपरेशनल होना, और वो एयरपोर्ट जब ऑपरेशनल रहेगा तभी हम रिपैट्रिएशन मिशन को कर पाएंगे। और हम देख रहे हैं कि केवल मिलिट्री फ्लाइट्स वहां जा रही हैं और इवैक्यूएट करके नियर बाई जगहों पर ले जा रही हैं। उसके अलावा एक बहुत ही क्रूशियल चीज है जो जो बाइडेन ने अपने रिमार्क्स में कही थी, अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा था कि जो कोई टेररिस्ट थ्रेट जो एयरपोर्ट के आसपास भी हो उसके लिए भी निगरानी रखी जा रही है। तो हो सकता है किसी किस्म का टेररिस्ट थ्रेट भी जो काबुल का एयरपोर्ट है वहां के आसपास हो सकता है, ये थ्रेट है जिसके ऊपर नजर रखी जा रही है कि कोई भी अगर प्लेन हो तो वहां पर कोई प्रॉब्लम ना हो, लोग जा रहे हैं वहां पर कोई टेररिस्ट एक्टिविटी ना हो जाए। तो इस पर भी
बहुत ज़्यादा नज़र रखी जा रही है और ऐसी परिस्थिति में जो सिचुएशन है वो कंटिन्यूअसली इवॉल्विंग सिचुएशन है, लगातार जो सिचुएशन है वो चेंज कर रही है। लेकिन 31 अगस्त की जो डेडलाइन रखी गई है, हम जानते हैं कि यूएस ने हजारों लोगों को इवैक्यूएट किया हुआ है। अगर हम 14 अगस्त से अभी तक की बात करें तो हजारों की संख्या में लोगों को इवैक्यूएट किया गया है और ऐसे में अगर 31 अगस्त तक इवैक्यूएशन हो जाता है तो ठीक है, उसके आगे की जो परिस्थिति है उस विंडो को एक्सटेंड करना और उस विंडो को एक्सटेंड करके क्या इतना आसान होगा ऑपरेशनलाइज करना एयरपोर्ट को, वो बहुत बड़ा बिल्कुल। ये कई महत्वपूर्ण सवाल हैं, तो नजरें होंगी G7 की आज की बैठक पर भी और तमाम जो गतिविधियां हो रही हैं, मानवाधिकार परिषद की भी बैठक आज होनी है संयुक्त राष्ट्र की, उस पर भी नजरें होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर स्वर्ण सिंह आपका और मेघना देव आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब नजर डालते हैं अन्य राष्ट्रीय खबरों पर। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर जन आशीर्वाद यात्रा में आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हो गया है। वारंट नासिक पुलिस की क्राइम ब्रांच ने जारी किया है। नारायण राणे का पर आरोप है कि उन्होंने सीएम उद्धव ठाकरे के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसके बाद शिवसेना ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। इस मामले में बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री का बचाव किया। बीजेपी के विधायक प्रमोद जठार ने यह कहा है कि यह जन आशीर्वाद यात्रा नहीं रुकेगी। नारायण राणे ने सीएम को उनकी भाषा में जवाब दिया है। और इस बीच नारायण राणे के खिलाफ वारंट जारी होने के बाद शिवसेना और भाजपा के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए हैं। और केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने अपने ऊपर प्राथमिकी दर्ज होने की सूचना से इनकार किया है। उन्होंने कहा है कि उनके बयान के आधार पर कोई अपराध नहीं बनता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नागपुर में भारतीय सेना को मल्टीमोड ग्रेनेड की एक खेप सौंपी। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना को लगभग 409 करोड़ रुपए की लागत से 10 लाख मल्टी मोड हैंड ग्रेनेड की आपूर्ति के लिए इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे। ये ग्रेनेड द्वितीय विश्व युद्ध के हैंड ग्रेनेड डिजाइन की जगह लेगा, जो अभी भी सेना द्वारा उपयोग किया जाता है। राजनाथ सिंह ने कहा कि रक्षा मंत्रालय ने एक बड़ा कदम उठाते हुए डिफेंस प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी 2020 का ड्राफ्ट जारी किया है और ये नीति 2025 तक लगभग 1,75,000 करोड़ रुपए के वार्षिक टर्नओवर के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक होगी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भरता की दिशा में ये भारत की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इंडिजनाइजेशन की एक्टिविटीज में इस देश में जितने भी लोग लगे हुए हैं, मैं समझता हूं कि ऐसे लोगों के कारण जैसा काम इन्होंने किया है, स्वाभाविक रूप से लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। करिश्मेटिक काम किया है और आज इस डीआरडीओ के टर्मिनल बैलिस्टिक रिसर्च लैब की सहायता से मेसर्स इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड द्वारा निर्मित मल्टी मोड हैंड ग्रेनेड भारतीय सेना को सौंपा गया है। और कार्यक्रम के बाद रक्षा मंत्री ने पत्रकारों से ये कहा कि भारत सरकार का प्रयास यही है कि देश रक्षा उपकरणों को आयात करने वाला नहीं बल्कि निर्यात करने वाला देश बने। डिफेंस सेक्टर में जो है प्राइवेट सेक्टर को हम लोग बूस्ट दे रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर को इसमें आना चाहिए, क्योंकि लक्ष्य हम लोगों का यह है कि भारत अब पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी में इंपोर्ट करने वाले कंट्रीज के रूप में नहीं जाना चाहिए, बट एक एक्सपोर्टिंग कंट्री के रूप में इमर्ज होना चाहिए भारत को। उद्देश्य यही है। और जैसा कि हमने आपको बताया कि महाराष्ट्र में नारायण राणे जो जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे थे, उसको लेकर कुछ आपत्तिजनक टिप्पणियों का हवाला देते हुए उन पे एफआईआर दर्ज की गई है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं शिशिर सेलार सीधे मुंबई से। शिशिर, इस वक्त इस पूरे मामले को लेकर क्या अपडेट है, क्योंकि केंद्रीय मंत्री राणे का कहना है कि उन्हें किसी तरह की कोई सूचना नहीं है इस एफआईआर को लेकर। बिल्कुल, देखिए, हालांकि नारायण राणे इस वक्त अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र के दौरे पर है। महाराष्ट्र में खास तौर पर कोंकण में जन आशीर्वाद यात्रा उन्होंने शुरू की है कल से ही।
और कल ही एक भाषण था, उस भाषण के बाद पत्रकार से जब मुखातिब हुए थे उन्होंने एक टिप्पणी की थी। हालांकि उस टिप्पणी को लेकर अगर देखा जाए तो इस वक्त राज्य में घमासान मचा हुआ है। खास तौर पर जो कुछ इलाके, खासकर नासिक, पुणे जैसे इलाकों में जो है नारायण राणे की उस टिप्पणी के ऊपर एफआईआर दर्ज कराई गई है। नासिक के पुलिस कमिश्नर की अगर बात माने, उन्होंने कहा कि उनको जो है इस बारे में जो है एक एफआईआर दर्ज कराई गई है और जो सेक्शन लगाए हुए हैं उस सेक्शन के अनुसार जो है नासिक पुलिस ने एक टीम भेजी है नारायण राणे को जो अटैक करने के लिए, अरेस्ट करने के लिए। इस वक्त नारायण राणे अपनी जन आशीर्वाद यात्रा में रत्नागिरी जिले में है। रत्नागिरी जिले में उनके कई पड़ाव है जहां पर वो जाएंगे और लोगों से संबोधित करेंगे। हालांकि हमने उनसे बात करने की कोशिश भी की तो उन्होंने स्पष्ट किया कि इस बारे में उन्हें किसी प्रकार की नोटिस नहीं मिली है। और खास तौर पर बात करें उनके बयान की तो उन्होंने स्पष्ट किया उन्होंने कोई भी इलीगल ऐसा बयान नहीं दिया हुआ है। हालांकि उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि जिस प्रकार से एक ठाकरे शैली है भाषा करने की, हमने इससे पहले भी सुना होगा कि जब ठाकरे बात करते थे तो जो शब्द उसमें यूज हुआ करते थे उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करते हुए हालांकि उन्होंने टिप्पणी की थी। लेकिन इस वक्त अगर देखा जाए तो उस टिप्पणी पर शिवसेना ने आक्षेप जताया है और शिवसेना के अगर देखा जाए तो कई सारे जो कार्यकर्ता है वो रास्ते पर मुंबई में और जगह पर जो उतरे हुए हैं। हालांकि इस बारे में अगर पूरी अगर रुख देखे बीजेपी का भी, तो बीजेपी के जो नेता है महाराष्ट्र में नेता विपक्ष देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि इस प्रकार की कार्रवाई ये इलीगल कार्रवाई है। राज्य सरकार जो है कहीं ना कहीं पुलिस बल का प्रयोग कर जो जन आशीर्वाद यात्रा इस वक्त राज्य में निकाली जा रही है उसको दबाने की कोशिश कर रही है। ये विपक्ष के द्वारा कहा गया है। हालांकि अब आगे इसमें किस प्रकार से राज्य सरकार जो है वो कार्य करती है, फिर पुलिस किस प्रकार से कार्य करती है, देखना होगा। क्योंकि पुलिस ने स्पष्ट कर दिया धारा है जो है नारायण राणे पर लगाई है, उसमें 153B और 505 जैसे तहत अन्य धाराएं भी लगाई गई है, उसके तहत वो कार्रवाई जो है करेगी। जी शिशिर, इसी से जुड़ी एक और खबर है कि ये तस्वीरें भी हम दिखा रहे थे किस तरह से भाजपा और शिवसेना के कार्यकर्ता आपस में उलझते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या आपको लगता है कि एक जो राजनीतिक लड़ाई है उसी का बस एक जो है जिस तरह से हम जमीन पर देख रहे हैं जन आशीर्वाद यात्रा की जो लोकप्रियता है, इन तमाम मामलों को क्या जोड़कर देखा जा सकता है? बिल्कुल देखा जा सकता है। उसके पीछे का कारण ये भी है क्योंकि नारायण राणे ने कल एक बात कही थी कि जब जन आशीर्वाद यात्रा महाराष्ट्र में निकली तो लोगों का उसको ज्यादा प्रतिसाद मिला है। हालांकि महाराष्ट्र के 4 मंत्री जो है उन्होंने अलग अलग जगह पर महाराष्ट्र में जन आशीर्वाद यात्रा निकाली है और उस यात्रा जो इस यात्रा के संयोजक थे या फिर इस यात्रा में जो लोग सहभागी थे महाराष्ट्र में अलग अलग जगह पर, उनके ऊपर जो है इस वक्त केस दर्ज कराया गया है। चूंकि राज्य सरकार की अगर माने उन्होंने जो दलील दी है तो उन्होंने कहा है कि इस वक्त कोरोना है, कोरोना के कारण जो है इस प्रकार से यात्रा निकालना मुनासिब नहीं है और इसीलिए उनके ऊपर जो है एफआईआर की गई है। हालांकि अगर बीजेपी की बात माने तो बीजेपी ने स्पष्ट कर दी कि जितने भी यात्रा निकाली गई है महाराष्ट्र में उन सब पर जो है सरकार ने कहीं ना कहीं पुलिस बल का प्रयोग करके जो केसेस दर्ज किए गए हैं, तो वो कहीं ना कहीं राजनीति इस पूरे विषय में कर रही है, जिसको देखते हुए कल नारायण राणे ने सरकार पर भी तीखी टिप्पणी की थी। हालांकि जिस बयान की हम बात कर रहे हैं उस बयान का स्पष्ट कर दिया नारायण राणे कि उन्होंने कोई इलीगल बयान नहीं दिया हुआ है। तो ऐसे में अब देखना होगा कि पुलिस किस प्रकार से कार्य करती है, क्योंकि इससे पहले भी नारायण जन आशीर्वाद यात्रा अगर देखिए मुंबई में निकाली गई थी तो वहां पर भी पुलिस स्टेशन में कई जगह पर जो है केसेस दर्ज कर दिए गए हैं। शिशिर, जो ये झड़प देखी गई है दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में, किन इलाकों में मुख्य तौर पर इस तरह की घटनाएं सामने आई हैं? देखिए मुंबई में भी जो है कुछ जगह पर झड़प दिखाई गई है और साथ ही साथ इस वक्त जब नारायण राणे कोंकण के दौरे पर है, क्योंकि कोंकण का गढ़ माना जाता है जन आशीर्वाद यात्रा के जरिए, वो रत्नागिरी जिले में है। तो रत्नागिरी जिले में भी 1-2 जगह पर बीजेपी और शिवसेना के जो कार्यकर्ता थे आमने सामने आए, घोषणाबाजी हुई। हालांकि पुलिस ने भी बचाव करते हुए जो है रूट क्लियर किया और जो इसमें जो विरोधक थे रास्ते पे आए थे उनको कहीं ना कहीं शांत करने की कोशिश पुलिस द्वारा भी की गई है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद इन तमाम अपडेट्स के लिए शिशिर, बहुत बहुत धन्यवाद। और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने झारखंड की जनता को बड़ी सौगात दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने और स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ने दिल्ली से एम्स देवघर के ओपीडी का वर्चुअल उद्घाटन किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान परिसर स्थित आयुष भवन और रैन बसेरा राष्ट्र को समर्पित किया। मनसुख मांडविया ने ट्वीट करके बताया है कि आज एम्स देवघर में ओपीडी और रात्रि विश्राम गृह सुविधा का उद्घाटन किया।
एम्स से इस क्षेत्र के लाखों लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होगी। साथ ही दूर दराज के क्षेत्रों से इलाज कराने आए लोगों को रात्रि विश्राम गृह में ठहरने की सुविधा मिलेगी। मेरे लिए बहुत हर्ष का विषय है कि बाबा वैद्यनाथ जी की आरती पर एम्स के ओपीडी और रात्रि विश्राम गृह का उद्घाटन करने का अवसर मुझे मिला। 25 मई 2018 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एम्स देवधर की आधारशिला रखी थी। मुझे बताया गया है कि आज सिर्फ एम्स देवधर की ओपीडी सेवाओं का ही शुभारंभ नहीं हो रहा, बल्कि नाइट सेंटर का भी उद्घाटन किया जा रहा है। एक तरफ ओपीडी सेवाओं की शुरुआत से लोगों को देवधर में ही बेस्ट मेडिकल फैसिलिटी मिल पाएगी, लोग अपना इलाज करा पाएंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इंफ्रास्ट्रक्चर कमेटी के 9वें समूह के साथ बैठक की। इस दौरान उनके साथ केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी मौजूद रहे। वहीं केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लागू होने के 1 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में एक पुस्तिका का विमोचन किया। NEP कार्यान्वयन की 1 साल की उपलब्धियों पर आधारित ये पुस्तिका स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय द्वारा तैयार की गई है। पुस्तिका के विमोचन के अलावा शिक्षा मंत्री ने NEP 2020 के तहत कुछ पहलों का भी शुभारंभ किया। पिछले 75 साल में ऐसे कई सारे अच्छे मसौदा फाइल के अंदर छुपी हुई है, कल्पना में रह गया है। लेकिन मैं अगर NEP को देखता हूं, जिस प्रकार से आज हम 5 उपक्रम को आपके सामने एक प्रकार से रिपोर्ट कार्ड के नाते, ये कोई परफॉर्मेंस अप्राइजल नहीं है, हम रिपोर्ट कार्ड के नाते प्रजातंत्र में पब्लिक डोमेन में सर्वसम्मुख अपने कामों के बारे में विनम्र प्रतिवेदन करना एक जिम्मेवारी बनती है। आज ऐसे ही कुछ काम हमने पूरा किया है, जिसमें महत्वपूर्ण है कि हमने NEP के आधार पे पिछले 1 साल में क्या किया, उसकी एक डॉक्यूमेंट बना के हमने सर्व सम्मुख रखा है, पब्लिक डोमेन में रखा है। और यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहे मिड डे प्राइम के साथ। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। आओ बच्चों तुम्हें सिखाए भाषा स्वाभिमान की, आत्मनिर्भर बनेगा भारत, बातें होगी शान की। आत्मनिर्भर हम, आत्मनिर्भर हम। बच्चों, मैं भी आत्मनिर्भर बनूंगी, पर कैसे? लोहा तांबा खनिज मिले सब इस धरती के आंगन में, इतना आशीर्वाद छुपा है इस धरती के कण कण में। हर एक जरूरत अपनी खुद ही जब पूरी कर पाएंगे, आत्मनिर्भर भारत की हम तब बुनियाद बनाएंगे। आत्मनिर्भर हम। संकल्प है हमारा कि धरती के ये आशीर्वाद हम देश की सेवा में ला सके, देश की जरूरतों के लिए, एक आत्मनिर्भर भारत के लिए। वेदांता। देखिए, आपके घर की एक एक दीवार चीख चीख कर कह रही है कि अच्छी सीमेंट क्यों नहीं लगाई। अगर वंडर सीमेंट लगाते तो दीवारें इतनी मजबूत होती कि आपके घर की दीवारों में बिल्कुल दरारें नहीं पड़ती। वंडर सीमेंट, जब भी आए भला कर जाए। और बात उन खबरों की जो दुनिया भर में सुर्खियों में छाई हुई हैं। फाइजर की बायोटेक की कोरोना वैक्सीन अमेरिका फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से पूर्ण मंजूरी पाने वाली पहली वैक्सीन बन गई है। अब ये वैक्सीन 16 साल से ऊपर के लोगों को लगाई जाएगी। इसके अलावा ये 12 से 15 वर्ष के लोगों के लिए भी इमरजेंसी में इस्तेमाल हो सकेगी। वहीं कमज़ोर प्रतिरोधक क्षमता वाले व्यक्तियों के लिए इसका इमरजेंसी में भी इस्तेमाल किया जा सकेगा।
अमेरिका में दिसंबर महीने से फाइजर वैक्सीन का आपात उपयोग शुरू हुआ था और तब से अब तक 20 करोड़ से अधिक खुराकें दी जा चुकी हैं। अमेरिका के दक्षिणी न्यू इंग्लैंड में हेनरी तूफान की वजह से तेज हवाएं और भारी बारिश हो रही है। यूएस नेशनल हैरिकेन सेंटर ने बताया है कि तूफान में हवा की गति 65 मील प्रति घंटे की थी। तूफान के लॉन्ग आइलैंड या दक्षिणी न्यू इंग्लैंड के तट से देर रविवार को टकराने की उम्मीद थी, जो तूफान की ताकत पर या उसके पास की भूमि को पार कर रहा था। एनएचसी ने यह भी चेतावनी दी है कि हेनरी तूफान की लहरें पैदा कर सकते हैं। कुछ क्षेत्रों में समुद्र की लहरें सामान्य से 3 से 5 फीट ऊंची उठ सकती हैं। वहीं 3 से 6 इंच तक बारिश होने की संभावना है। और वक्त है अर्थ जगत की खबरें जानने का। और व्यापार प्राइम के साथ हमारे सहयोगी अभिषेक झा जुड़ गए। अभिषेक, अब आपके पास। शुक्रिया ओम प्रकाश। और आज की जो बिजनेस जगत की खबरें हैं उनमें सबसे पहले शेयर बाजार पर नजर डालते हैं, जहां पर दूसरे दिन यानी आज मंगलवार को भी बाजार की मजबूत शुरुआत हुई है। सेंसेक्स 5647 पर और निफ्टी 16561 पर खुला। फिलहाल सेंसेक्स करीब 250 अंक चढ़कर 55,800 पर और निफ्टी 70 अंकों की बढ़त के साथ 16,570 पर कारोबार कर रहा है। सेंसेक्स के 30 में से 18 शेयर में बढ़त का रुख देखा जा रहा है और 12 लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं। बाजार को मेटल और बैंकिंग शेयर से भी सपोर्ट मिल रहा है। एनएसई पर मेटल इंडेक्स में शानदार खरीदारी देखने को मिल रही है। मेटल इंडेक्स करीब 1.5% से ज्यादा की तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है। इससे पहले अमेरिका के शेयर बाजार में भी तेजी देखी गई थी और डाउ जोन्स करीब 0.60 की बढ़त के साथ बंद हुआ था। करीब 35,335 पर बंद हुआ था। नैस्डैक में 1.5% की बढ़त देखी गई थी और ये 14,942 पर बंद हुआ था। S&P 500 करीब 0.85% की तेजी के साथ 4,479 पर बंद हुआ था। सोने चांदी की कीमतों में आज गिरावट आई है। MCX पर सोना वायदा कारोबार करीब 0.2% गिरकर 47,495 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया। वहीं चांदी 0.2% कमजोर होकर करीब 62,800 रुपये प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही है। पिछले कारोबारी सत्र में सोने और चांदी की कीमतों में जोरदार उछाल देखने को मिला था। पिछले एक साल में सोने के प्रदर्शन में गिरावट आई है। ग्लोबल मार्केट की बात करें तो यहां भी आज सोना सस्ता हुआ है। हाजिर सोना करीब 0.2% की गिरावट के साथ $1,801.78 प्रति औंस हो गया है, जबकि चांदी आधी फीसदी गिरकर $23.54 प्रति औंस हो गई है। डॉलर इंडेक्स सोमवार को करीब 0.6% की गिरावट के बाद बढ़कर 93.043 पर पहुंच गया था। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की बात करें तो कीमतों पर लगातार दबाव बना हुआ है। ब्रेंट और क्रूड ऑयल की कीमत बीते 4 महीने में अपने सबसे निचले स्तर पर चली गई है। पिछले सप्ताह अब तक क्रूड ऑयल के भाव में 7% तक की गिरावट देखी गई थी और ये 3 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गया है। अब अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर कच्चे तेल का भाव करीब $65 प्रति बैरल के स्तर पर आ चुका है। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर दुनिया भर से डिमांड की कमी देखी जा रही है। इसके अलावा डॉलर की मजबूती से भी कच्चे तेल पर दबाव बढ़ा है। स्थानीय शेयर बाजारों के सकारात्मक रुख के बीच मंगलवार को शुरुआती कारोबार में ₹9 की बढ़त के साथ ₹74.13 प्रति डॉलर पहुंच गया। फॉरेक्स डीलरों ने कहा कि विदेशी पूंजी की निकासी वैश्विक बाजारों में डॉलर की मजबूती और कच्चे तेल की ऊंची कीमतों की वजह से रुपये का लाभ सिमटा है। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में ₹74.12 प्रति डॉलर पर खुला। बाद में ये 9 पैसे की बढ़त के साथ ₹74.13 प्रति डॉलर पर कारोबार कर रहा था। सोमवार को ₹74.22 प्रति डॉलर पर बंद हुआ था। सरकार अपनी अनुपयोगी परिसंपत्तियों में निवेश के अवसरों को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय मोनेटाइजेशन नीति की शुरुआत की है। सरकार की योजना है कि रेल, सड़क, बिजली जैसे बुनियादी क्षेत्रों से जुड़ी 6 लाख करोड़ रुपए की बुनियादी ढांचा की संपत्तियों को 4 साल के दौरान मौद्रीकृत किया जाएगा।
वित्त मंत्री ने इस बात को भी रेखांकित किया कि इस योजना में सरकारी परिसंपत्तियों को बेचा नहीं जाएगा और तय समय के बाद निवेशक इसे सरकार को वापस करेंगे। No, this infrastructure national monetization pipeline is talking about brownfield assets which need to be better monetized. Ownership of assets remains with the government and there will be a mandatory hand back. They'll have to give back after a certain time. So let there not be any confusion, oh, this government is selling away. No, these are assets, brownfield, which will be still with the ownership of the government. This is a transition. You're bringing in greater innovative ways of private participation. भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग डेस्टिनेशन यानी विनिर्माण केंद्र बनकर उभरा है। कुशमैन और वेकफील्ड की वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग डेंजर इंडेक्स 2021 के अनुसार भारत पर बढ़ते फोकस का श्रेय भारत की परिचालन स्थितियों और लागत प्रतिस्पर्धात्मकता को दिया जा सकता है। साथ ही देश की आउटसोर्सिंग आवश्यकताओं को पूरा करने की सफलता ने देश की रैंकिंग बढ़ाने में मदद की है। बदलते परिदृश्य से पता चलता है कि भारत अमेरिका और एशिया प्रशांत क्षेत्र सहित अन्य देशों की तुलना में एक पसंदीदा विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरा है। इस साल भारत और अमेरिका ने क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर इस लिस्ट में अपनी जगह बनाई है। और मिड डे प्राइम में फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद बाकी की खबरें आपको ओपी के पास मिलेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक इन तमाम खबरों को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और यहाँ पे वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहे हमारे साथ। One of my dream actually is to foster the social innovation and the social entrepreneurship through research and development in the field of disaster risk reduction, climate change adaptation, and sustainable development. Especially in the education sector, I would love to see that India is becoming a global education hub as well as global education destination. And I hope that by 2047, India will have at least 3 to 4 universities in top 10 universities globally. I'm Rajiv Shaw. You can watch me on In Conversation With on DD India. ब्रेक के बाद होगा फिर से आपका स्वागत और अब वक्त है खेल जगत की खबरों से जुड़ने का। और खेल जगत की खबरें लेकर हमारे साथ हमारी सहयोगी सुचित्रा जुड़ चुकी हैं। सुचित्रा, अब आपके पास। शुक्रिया ओपी। और आज का दिन बेहद खास है क्योंकि आज से टोक्यो में पैरालंपिक खेलों की शुरुआत होने जा रही है। भारत इन खेलों में अब तक का अपना सबसे बड़ा 54 सदस्यीय दल भेज रहा है। ये खिलाड़ी 9 खेलों में पदक के लिए अपनी दावेदारी पेश करेंगे। From India. टोक्यो ओलंपिक्स की समाप्ति के बाद अब बारी है पैरालंपिक खेलों की। दुनिया भर के दिव्यांग खिलाड़ियों पैरा एथलीट के बीच होने वाले खेलों के महाकुंभ पर अब सबकी नजरें हैं। 24 अगस्त से 6 सितंबर तक चलने वाले इन खेलों में भारत अब तक का अपना सबसे बड़ा दल भेज रहा है। भारत की तरफ से इस बार पैरालंपिक खेलों में 54 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। इस बार टोक्यो ओलंपिक्स में भारत 9 खेलों में अपनी दावेदारी पेश करेगा। भारतीय दल में मरियप्पन थंगवेलु के अलावा पैरालंपिक्स में 2 बार के स्वर्ण पदक विजेता देवेंद्र झझारिया और भाला फेंक F64 के विश्व चैंपियन संदीप चौधरी भी शामिल हैं।
टोक्यो ओलंपिक्स की तरह पैरालंपिक खेलों में भी सभी देशवासियों को काफी उम्मीदें हैं। बात अगर पैरालंपिक खेलों में भारत के इतिहास की करें तो भारतीय दल ने अब तक 11 बार पैरालंपिक खेलों में हिस्सा लिया है। इसमें 4 गोल्ड समेत कुल 12 पदक अपनी झोली में डाले हैं। भारत ने 1968 में इजराइल के तेल अवीव में आयोजित पैरालंपिक खेलों में पहली बार अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी। तब भारत के 10 एथलीटों ने इसमें हिस्सा लिया था, जिनमें 8 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल थीं। पहले पैरालंपिक में भारत को एक भी मेडल हासिल नहीं हुआ था। 4 साल बाद 1972 में जर्मनी के हीडलबर्ग गेम्स में भारत ने पैरालंपिक्स में अपना पहला पदक जीता। तब पैरा तैराक मुरलीकांत पेटकर ने 50 मीटर फ्रीस्टाइल तैराकी में स्वर्ण पदक हासिल करते हुए विश्व रिकॉर्ड भी बनाया था। 1976 और 1980 के गेम्स में भारत ने हिस्सा नहीं लिया। 1984 के पैरालंपिक खेलों में भारत ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 4 पदक हासिल किए। भारतीय पैरा एथलीट्स ने 1988 से 2000 तक पोडियम पर स्थान पाने के लिए काफी संघर्ष किया। 2004 में एथेंस में हुए पैरालंपिक खेलों में भारत का पदकों का सूखा समाप्त हुआ। यहां भारत ने 1 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीतकर 53वां स्थान हासिल किया। 2004 में देवेंद्र झजारिया ने जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीता, जबकि राजेंद्र सिंह ने 56 किलोग्राम भार वर्ग में पावर लिफ्टिंग के लिए कांस्य पदक जीता। इसके 4 साल बाद बीजिंग में भी भारत खाली हाथ लौटा। 2012 के लंदन पैरालंपिक्स में भारत एकमात्र पदक ही हासिल कर पाया था। HN गिरीशा ने पुरुषों की ऊंची कूद F42 श्रेणी में रजत पदक जीता था। इसके बाद 2016 में भारत ने रियो गेम्स में 4 पदक के साथ अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। रियो पैरालंपिक्स में 19 भारतीय पैरा एथलीटों ने 5 खेलों में 2 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक जीता था। पिछले कुछ वर्षों में पैरालंपिक एथलीट्स ने जो कामयाबी हासिल की है, उससे धीरे धीरे ये खेल भी लोकप्रिय हो रहे हैं। टोक्यो 2020 पैरालंपिक खेलों में भारतीय खिलाड़ियों पर आधारित थीम सॉन्ग भी लॉन्च किया गया है। स्पोर्ट्स डेस्क, DD न्यूज। थंगावेलु मरियप्पन टोक्यो पैरालंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह का हिस्सा नहीं होंगे। टोक्यो जाते वक्त फ्लाइट में मरियप्पन एक कोविड पॉजिटिव यात्री के संपर्क में आ गए थे। खेलगांव पहुंचने के बाद 6 दिन तक उनका टेस्ट किया गया था। उनकी सभी रिपोर्ट्स नेगेटिव आई थी। हालांकि आयोजन समिति ने उन्हें उद्घाटन समारोह में हिस्सा न लेने की सलाह दी थी। थंगावेलु मरियप्पन के स्थान पर अब टेकचंद भारतीय दल के ध्वजवाहक होंगे। टेकचंद ने 2018 की वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रां प्री में शॉटपट में रजत पदक जीता था। और न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे खेल संवाददाता गौरव कुमार। जी गौरव, टोक्यो ओलंपिक में जिस तरह की शानदार कामयाबी देखने को मिली, प्रधानमंत्री ने भी कहा कि जिस तरह पूरा देश टोक्यो ओलंपिक में खड़ा था एथलीटों के साथ, टोक्यो पैरालंपिक में भी एथलीटों के साथ खड़ा नजर आएगा। तो आज से एक और खेलों के महाकुंभ की शुरुआत और हमें उम्मीद है बहुत सारे पदकों की भी। बिल्कुल सुचित्रा, हो भी क्यों ना, क्योंकि इस बार का जो हमारा पैरा ओलंपिक का जो दल है वो सबसे बड़ा दल है। 54 सदस्यीय एथलीटों का ये दल है और हर एथलीट जो है वो अपने आप में कामयाबी की एक नई कहानी कह रहा है। जिस तरह से हमने देखा है कि भाला फेंक में देवेंद्र झाझड़िया है, उसके अलावा सिंहराज अधाना है और भी बहुत सारे जो एथलीट हैं, जो कि नामी एथलीट हैं, जो कि काफ़ी अपना जो पूर्व में भी जो है वो अपना नाम कमा चुके हैं। जैसे प्रमोद भगत की बात करें, पैरा शटलर हैं, बहुत शानदार वो अब तक अपना खेल दिखाते आए हैं और कहीं ना कहीं वो अपनी जो बैडमिंटन का खेल है, जो कि पहली बार जो कि इस पैरालंपिक गेम्स में शामिल हुआ है, तो ऐसे में यहाँ पे कह सकते हैं कि प्रमोद भगत के लिए काफ़ी कुछ रहेगा अपने आप को साबित करने के लिए। इसके अलावा अगर बात करें तो मरियप्पन थंगावेलु हैं, वो खुद अपने आप में ऊंची